स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है आपका वेरियस फॉल्ट्स एट द टर्मिनल ऑफ एन अनलोडेड ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर मीन्स एसी जनरेटर्स। तो ये स्टूडेंट्स हम एक अनलोडेड ऑल्टरनेटर है और उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह के फॉल्ट्स पढ़ेंगे। जनरली स्टूडेंट्स हम लोग 4 तरह के फॉल्ट्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये पहला फॉल्ट होगा। दूसरा फॉल्ट हमारा होगा लाइन टू लाइन फॉल्ट। थर्ड हमारा फॉल्ट होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और चौथा मेरा फॉल्ट होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये 4 तरह के हम लोग किसी भी अनलोडेड अल्टरनेटर पे फॉल्ट्स पढ़ेंगे और इन फॉल्ट्स के कारण हम लोग जो उसका सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क है वो हम लोग स्टूडेंट्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पहला वाला फॉल्ट पढ़ाऊंगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें, फॉल्ट करंट्स को पढ़ने से पहले एक मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको, फेज सीक्वेंस। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को अटैक करने से पहले या किसी भी क्वेश्चन को अटैक करने से पहले आप देखें कि आपने फेज सीक्वेंस क्या एज्यूम किए। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको ये डायग्राम बना रखा है, इसमें आप देखें कि मेरी लाइंस, एक मेरा स्टार कनेक्टेड जनरेटर लगा रखा है मैंने, और जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका ये अनलोडेड अल्टरनेटर है, तो मतलब इसके ऊपर अभी कोई लोड नहीं है। ये जनरेटर मेरा, ये अल्टरनेटर मेरा खाली चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, मैंने इसमें 3 फेज़ लगाई हैं, ए, बी और सी। और मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस को एज्यूम किया है वो मैंने एज्यूम किया है यहाँ पे ACB। तो स्टूडेंट्स, ये आप जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम आप देखें, इसके अंदर मैंने एक स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर को लगाया है और वो मेरा कौन सा है, अनलोडेड अल्टरनेटर है। इसमें आप स्टूडेंट देख लें कि मेरे 3 इसमें फेज़ हैं, A, B और C। और मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने यहाँ पे फेज सीक्वेंस को लिया है ACB। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि IA, IB, IC, क्योंकि मेरा जनरेटर कौन सा है, स्टार कनेक्टेड है, तो इसलिए ये जो मेरे IA, IB और IC करंट्स हैं, इनको मैं लाइन करंट्स या फेज करंट्स बोल सकता हूँ। इसी तरह से आप देखिए स्टूडेंट, मैंने EA, EB और EC, ये मेरे किसमें क्या है, फेज वोल्टेजेस हैं। देन स्टूडेंट्स, IA0, IB0, IC0, ये मेरे इसमें कहलाएंगे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स आप देखें, IA1, IB1, IC1, ये स्टूडेंट्स मेरे कहलाएंगे पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, IA2, IB2, IC2, ये मेरे कहलाएंगे नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, VA, VB, VC, ये मेरे इसमें कहलाएंगे टर्मिनल वोल्टेजेस। एंड VA1, VA2, VA0, ये हमारे कहलाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेजेस। देन स्टूडेंट्स आप देखें, मैंने इसमें 3 इम्पिडेंसेस लिए, Z1, Z2 एंड Z0, ये हमारे इसमें कहलाएंगे पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेस। तो स्टूडेंट, ये मेरा एक पहला टाइप ऑफ फॉल्ट है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें हम लोगों ने एक लाइन को ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा जनरेटर कौन सा है, स्टार कनेक्टेड जनरेटर है, तो इसमें मैंने आप देखें जहाँ पे मेरे तीनों वाइंडिंग टच कर रही हैं आपस में, उस पॉइंट, कॉमन पॉइंट को मैंने बोला है N, और N इज़ नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक लाइन ग्राउंड हो रही है, तो मैंने इस डायग्राम में लाइन नंबर A को जाके ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। आप देखें, रेड रंग से मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगाई है। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के फॉल्ट को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इसमें कुछ टर्मिनल कंडीशंस को एज्यूम करूंगा। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लाइन A को ग्राउंड पे जोड़ा है, और हम जानते हैं ग्राउंड का हमारा पोटेंशियल होता है 0। तो क्योंकि मैंने लाइन A को ग्राउंड पे जोड़ा है, इसलिए मेरा VA, जो मेरा टर्मिनल वोल्टेज है VA, वो मेरा कितना होगा, 0। क्योंकि मेरी लाइन A ग्राउंड पे जुड़ी हुई है, तो सारा का सारा करंट हमारा ग्राउंड के अंदर निकल जाएगा, तो मेरा IB और IC का मान होगा 0। ये स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें। अगर मैं लाइन A की जगह लाइन B को मैं ग्राउंड पे जोड़ता, तो मेरा VB 0 होता और IA और IC दोनों का मान 0 होता। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं लाइन C को ग्राउंड पे जोड़ता, तो मेरा VC की वैल्यू 0 होती और IA एंड IB का मान मेरा
ज़ीरो होता। तो स्टूडेंट्स आप जब भी किसी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें तो आप सबसे पहले उसमें देखें कि आपने कौन सी लाइन को ग्राउंड पे जोड़ा हुआ है, ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है। जिस लाइन को आप ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं उस लाइन का टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है ज़ीरो, और उसके अलावा बाकी दोनों फेजेस पे या लाइंस पे हमारा करंट हो जाता है ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग टर्मिनल कंडीशनें ध्यान रखेंगे। इन टर्मिनल कंडीशनों को यूज़ करते ही हम इस पर्टिकुलर फॉल्ट के लिए सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क का डिज़ाइन करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IA0, मैं ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट निकालूंगा IA0 का मान स्टूडेंट हमारा होता है 1/3 ब्रैकेट IA प्लस IB प्लस IC। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने ऊपर टर्मिनल कंडीशन बताई आपको कि IB और IC का मान जीरो है, तो मेरा IA0 का मान हो जाएगा IA/3। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं निकालूंगा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट IA1, इसका मान होगा इज इक्वल टू 1/3 IA प्लस AIB प्लस A² IC। अगेन IB और IC का मान शून्य है, तो IA1 का मान हमारा हो जाएगा IA/3। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट। IA2 का मान होगा 1/3 IA प्लस A² IB प्लस AIC। अगेन IB और IC का मान शून्य है, तो हमारा IA2 का मान हमारा हो जाएगा IA/3। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बोला समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि IA0 इज इक्वल टू IA1 इज इक्वल टू IA2 और इज इक्वल टू IA/3। मतलब तीनों करंटों का मान जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट एंड पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट का मान हमारा बराबर है, और वो हमारा मान कितना है IA/3। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसमें लाइन ए को ग्राउंड किया है, तो मैंने बताया आपको VA का मान कितना लिया मैंने, ज़ीरो। ये मेरी पहली टर्मिनल कंडीशन थी। परंतु हम लोग जानते हैं VA अगर मैं इसको जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो मेरा VA का मान आएगा VA इज इक्वल टू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2। क्योंकि मेरा इसमें VA का मान जीरो लिया है मैंने टर्मिनल कंडीशन, तो देयरफॉर VA0 प्लस VA1 प्लस VA2 का मान मेरा होगा जीरो, और ये मैंने स्टूडेंट लिया है समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं जो हमारे सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखें। जो हमारे सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं दे जनरेट्स ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेजेस। तो स्टूडेंट्स आप समीकरण नंबर 3 को ध्यान से देखें। मैंने लिखा है VA1 इज इक्वल टू EG माइनस IA1 Z1। EG का स्टूडेंट जो मान है उसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटेड वोल्टेज या जेनरेटेड EMF। ये स्टूडेंट हम लोग लिख रहे हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज VA1। तो VA1 इज इक्वल टू EG माइनस IA1 Z1। इसी तरह स्टूडेंट VA0 ये हमारा है नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज VA0। VA0 इज इक्वल टू 0 माइनस IA0 Z0। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है ज़ीरो। ये ज़ीरो मैंने यूँ लिखा है कि मेरा जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, मैंने बताया आपको दे जनरेट ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, तो देयरफॉर VA0 वाली इक्वेशन में EG का मान कितना होगा, ज़ीरो। इसी तरह स्टूडेंट नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज निकालोगे आप VA2 इज इक्वल टू 0 माइनस IA2 Z2। तो स्टूडेंट ये तीनों समीकरणों को मिला के मैंने एक कॉमन समीकरण का नंबर दिया है, उसको मैंने बोला है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से हम लोगों ने देखा अगर मैं इन तीनों समीकरणों को जोड़ दूं, जो समीकरण 3 में मेरे 3 पार्ट्स हैं इनको मैं तीनों को जोड़ दूं, तो मेरे पास एक नई इक्वेशन बनती है VA1 प्लस VA2 प्लस VA0। और स्टूडेंट्स ये तीनों मिला के हमारे क्या बनते हैं VA, और टर्मिनल कंडीशन को वापस देखें तो VA का मान मेरा कितना है, 0। तो अगर मैं तीनों समीकरणों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास एक नया समीकरण बनता है EG इज इक्वल टू IA1 Z1 प्लस IA2 Z2 प्लस IA0 Z0। तो ये स्टूडेंट हमारा एक नया समीकरण बना। परंतु हम लोगों ने ऊपर जो आपका समीकरण नंबर 1 से चीज़ निकाली, हम लोगों ने निकाला कि IA0 इज इक्वल टू IA1 इज इक्वल टू IA2, और ये तीनों का मान हमारा कितना है IA/3। तो अगर स्टूडेंट्स मैं मेरे इस समीकरण के अंदर समीकरण नंबर 3 को जो मेरी इक्वेशंस हैं इनको तीनों को मैं जोड़ता हूँ और इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास मान आएगा IA का। IA इज इक्वल टू 3IG/Z0 प्लस Z1 प्लस Z2। ये स्टूडेंट मेरा हुआ समीकरण नंबर 4।
अब स्टूडेंट्स हम लोग टर्मिनल वोल्टेजेस निकालेंगे VA, VB और VC। तो आप स्टूडेंट पहली टर्मिनल कंडीशन आप देखें, VA का मान कितना है हमारा 0। इसी से स्टूडेंट आप निकालें VB का मान, तो VB इज इक्वल टू VA0 प्लस A² VA1 प्लस A VA2। अब स्टूडेंट्स इस वाले समीकरण में आप VA0, VA1 और VA2 का मान रखें। VA0 का मान होगा हमारा माइनस IA0Z0, VA1 का मान होगा EG माइनस IA1Z1 और VA2 का मान हमारा होगा माइनस IA2Z2। ये तीनों मान आप रखें इसमें, तो इससे हमारा निकलेगा VB इज इक्वल टू EG ब्रैकेट ओपन A² माइनस AZ2 प्लस A² माइनस 1 Z0 अपॉन Z0 प्लस Z1 प्लस Z2। ये स्टूडेंट हमारा आया इसमें समीकरण नंबर 5। सिमिलरली आप लोग निकाल लें VC का मान, टर्मिनल वोल्टेज VC, उसका मान निकालें। VC इज इक्वल टू VA0 प्लस A VA1 प्लस A² VA2। अगेन स्टूडेंट्स इस वाले समीकरण में आप VA0, VA1 और VA2 का मान रखें और हमारा जो VC निकलेगा, VC इज इक्वल टू समीकरण नंबर 6 में जो लिखा है इक्वेशन मैंने, इससे हमारा निकल जाएगा VC। तो स्टूडेंट्स जब भी आप फॉल्ट्स, अलग अलग तरह के फॉल्ट्स पढ़ेंगे एट द टर्मिनल ऑफ एन अनलोडेड अल्टरनेटर्स, तो स्टूडेंट्स उसमें आप ध्यान रखें कि आपको जो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको निकालना पड़ेगा IA, IB, IC। 3 करंट्स निकालने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आप निकालोगे इन करंट्स के कंपोनेंट्स IA0, IA1, IA2। तो 6 करंट्स हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद आप निकालोगे टर्मिनल वोल्टेजेस VA, VB, VC। 3 वोल्टेजेस हो गए। अब आप निकालोगे इन वोल्टेजेस के कंपोनेंट्स, मतलब VA0, VA1, VA2। तो 6 वोल्टेजेस और 6 करंट्स, टोटल आपको 12 क्वांटिटीज़ को निकालना पड़ेगा। 12 क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ आपकी टर्मिनल कंडीशन पर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और बाकी क्वांटिटीज़ आपको, जो मैंने आपको फेज सीक्वेंस को एज्यूम करके मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं, इनसे आप बाकी की 9 क्वांटिटीज़ या जो भी 8 क्वांटिटीज़ निकालनी है आपको, वो आप निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स अब हमारी बारी आती है सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क को बनाने की। तो स्टूडेंट्स ये नेटवर्क हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। हम लोगों ने ये देखा स्टूडेंट्स, मैंने आप देखें बिल्कुल नीचे पेज पे देखें आप, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इसके अंदर देखो मैंने स्टूडेंट लिख रखा है Z1, Z2 और Z0। ये हमारे इम्पीडेंसेस हैं जो हमने ऊपर एज्यूम किए थे। 3 मैंने यहाँ पे आपके नेटवर्क्स बना रखे हैं। सबसे पहला आप देखें Z1, इसके सीरीज़ में लगा रखा है मैंने एक EG का वोल्टेज सोर्स। तो स्टूडेंट्स ये मेरा इसमें कहलाया पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें मैंने अकेला Z2 लिखा हुआ है, इसके साथ में मेरा EG नहीं है क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेजेस पैदा करते हैं। तो ये Z2 वाला मेरा जो सर्किट है या मेरा जो नेटवर्क है, ये मेरा कहलाएगा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। इसी तरह स्टूडेंट आप आगे देखें मैंने एक लिखा है अकेला Z0। ये Z0 वाला जो मेरा नेटवर्क कहलाएगा, ये मेरे कहलाएगा इसमें ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स मेरे 3 नेटवर्क्स बनाए मैंने, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए मैं इन तीनों नेटवर्क्स को जोड़ूंगा सीरीज या पैरेलल में, जैसे भी कंडीशन होगी, और वो मेरा जो कंबाइंड नेटवर्क बनेगा वो मेरा कहलाएगा सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स आप देखें समीकरण नंबर 1 में आप देखें IA0, IA1, IA2 तीनों करंट्स मेरे बराबर हैं और इनका मान कितना है IA/3। तो करंट स्टूडेंट्स मेरे बराबर कब होते हैं? जब मेरे सर्किट्स या मेरे नेटवर्क इसमें होते हैं सीरीज़ के अंदर। समीकरण नंबर 2 देखें आप, V इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2। सारे करंट सारे वोल्टेज का मान मिला के कितना हो रहा है मेरा 0। तो ये स्टूडेंट्स इनको दोनों समीकरणों को यूज़ करके मैं मेरा सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क बनाऊंगा। स्टूडेंट्स आप देखें कि मैंने पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क को, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क को और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को, तीनों नेटवर्क्स को मैंने आप रेड रंग की देखें मैंने लाइन लगा रखी है। रेड रंग की लाइन आपको ये दिखा रही है कि मैंने तीनों नेटवर्क्स को सीरीज़ में आपस में जोड़ दिया। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, तीनों करंट्स का मान बराबर होगा। VA1 प्लस VA2 प्लस VA0, किसी भी पॉइंट पे आप KVL लगा दें, इन तीनों का सम कितना हमारा होगा 0। स्टूडेंट्स एक मैंने आप देखें सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क की मैंने टर्म लिखी है ZPB। ZPB इज़ नोन एज ज़ीरो पोटेंशियल बस। तो स्टूडेंट्स ये मेरा पहला एक फॉल्ट है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये मेरा एक सब टॉपिक है मेन टॉपिक का, वेरियस फॉल्ट्स एट द टर्मिनल्स ऑफ एन अनलोडेड अल्टरनेटर।
तो स्टूडेंट्स ये हमने पहला टाइप का फॉल्ट पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बाकी 3 तरह के फॉल्ट्स और पढ़ाऊँगा। तो ये स्टूडेंट्स इसमें आप कंडीशन में वापस कह रहा हूँ, मेन जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सबसे पहले फेज सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, फेज सीक्वेंस को मानना है। और एक बार अगर आपने फेज सीक्वेंस को एज्यूम कर लिया तो जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप क्वेश्चन के बीच में फेज सीक्वेंस को चेंज नहीं करोगे। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।